नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आपने देखना शुरू कर दिया है साथ। बिहार शरीफ नालंदा में पहली बार करियर काउंसलिंग के किसी प्रोग्राम में आज शामिल होने का मौका मिला। बिहार की बहुत सारी हस्तियों को हमने देखा है, शिक्षाविद और कई लोग मौजूद रहे हैं। उसमें से एक नाम है गोल इंस्टीट्यूट का। असमर्था जो भी बच्चे तैयारी करते होंगे वो गोल इंस्टीट्यूट को जरूर जानते होंगे, विपिन सिंह को जरूर जानते होंगे। आज का परिप्रेक्ष्य और संदर्भ है क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्रीज के रूप में अब जाना जाने लगा है। पहले कहा जाता था कि भाई कोचिंग में आप जा रहे हैं सर्व शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अब इसको इंडस्ट्री का रूप दिया जा रहा है। कोचिंग पे बहुत लोगों की आक्रामकता है। हाल फिलहाल में जो घटनाएं घट गई पटना के अंदर में, इस इंडस्ट्री को अगर किसी ने बैकफुट पर ढकेला है तो दो ऐसे स्टार टीचर्स कहे जाते हैं सोशल मीडिया पर। अब मुझे नहीं पता इसकी अलग परिभाषा होगी, मगर विपिन सिंह की नजर में आज जो कोचिंग के इंडस्ट्री के ऊपर इतना लोग आक्रामक हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है और कहाँ आपको लगता है कि कमी है अभी भी बिहार की कोचिंग में? आपके ये क्वेश्चन बहुत शानदार है और बहुत रिलेवेंट है। आज के समय में इसका आंसर मिलना भी चाहिए। मैं इस आंसर पर निश्चित रूप से आऊंगा, लेकिन जो पहला प्रश्न और पहला सवाल था आपका और उसकी जो रिलेवेंसी है उस पर बात करूंगा कि आज करियर काउंसलिंग के लिए बहुत सारे गणमान्य अतिथियों को बुलाया गया। सहोदया ग्रुप के तरफ से ये जो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए जिस करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया, मैं पूरे दिल की गहराई से बोल संस्थान की ओर से सभी आयोजकों को मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी अच्छी और इतनी अच्छी व्यवस्था आपने छात्रों के लिए और अच्छी सोच। मैं समझता हूँ कि कैरियर काउंसलिंग के दो शब्द जरूर मैं बात करूँ। कैरियर काउंसलिंग एक ऐसी व्यवस्था है जब बच्चे 6, 7, 8, 9, 10 के दौर से गुजर रहे होते हैं। ये वो समय है जब उन्हें अपने लक्ष्य का निर्धारण करना होता है, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी होती है, एक मार्गदर्शन चाहिए होता है कि किस रास्ते वो आगे बढ़े और कहाँ पे वो सफलता हासिल कर सके। हर इंसान को जीवन में सफल होने की जो सोच है, जो उसकी आकांक्षा है, उसे मूर्त रूप देने का ये प्रयास जो करियर काउंसलिंग के रूप में शुरू होता है, मैं इसका सराहना भी करता हूँ, समर्थन भी करता हूँ। और गोल संस्थान की तरफ से पिछले कई वर्षों से, लगभग 18-20 वर्षों से हम ऐसे प्रोग्राम में सम्मिलित होते रहे हैं और हम लोग ऐसे प्रोग्राम करते भी आए हैं जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बच्चों के जो सपने हैं, उनके आंखों में जो बड़े बड़े सपने हैं उसे संवारने का, संयोग कर उसे रास्ते दिखाने का काम हम लोगों ने किया है। और मुझे गर्व से ये कहना होता है कि ऐसे करियर काउंसलिंग में बच्चे उत्साहित होकर रास्ते को जानकर बहुत अच्छे प्रोफेशनल बने, न सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, बल्कि इससे भी आगे और भी बहुत सारा अच्छा काम किया है और हम सब लोग को काम किया है। तो मैं इस करियर काउंसलिंग के प्रति मैं अपना बहुत निवेदन करता हूँ। और जितने लोग बताए हुए थे सब अपनी अपनी बातें अपनी एक्सपर्टीज था उनके उन्होंने इस बात को रखा है। अब दूसरा जो सवाल आता है, क्योंकि मैं भी एक कोचिंग इंडस्ट्री से हूँ, हालांकि हमारा नाम शुरू से ही रहा है, पहले तो गोल प्रैक्टिस सेंटर था, बाद में गोल एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और शायद गोल विलेज भी कुछ है। गोल विलेज एक कड़ी है, उसमें आगे की बात मैं वहाँ पे कर लूँगा। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कोचिंग की रिलेवेंसी क्या है, क्यों कोचिंग की जरूरत है, कोचिंग कितना जरूरत है? मुझे लगता है कि भारी मन से मैं इस बात को करता हूँ और स्वीकारता कि जब इंसान काम कर रहा होता है, जब इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आगे बढ़ता है तो वहाँ की कमी हो जाती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्कूल की पढ़ाई में आज बढ़े हुए कंपटीशन में जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाने के कारण हम कोचिंग क्लासेस का प्रादुर्भाव है। हम ऐसा मानते हैं कि हम एक कोच हैं जो बच्चों को टेक्नोलॉजी टेक्निक सभी सिखाते हैं, क्योंकि यहाँ जो 23 लाख बच्चों के बीच में 30,000 के रैंक में आना और मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना, अगर ये सब सारी बातें सही है तो यही सही है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई जरूरतें हैं। अपने नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का जो आर्ट होता है, क्योंकि ये बहुत समझना जरूरी होगा हर किसी को कि नॉलेज एक बात है और उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना दूसरी बात है। तो हम कोचिंग वाले उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए कम समय में कैसे वहां तक पहुंचा, इसकी कोशिश हमारी होती है। अब यहाँ पर इसको इस पूरे एपिसोड को, ये पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं से कमर्शियलाइज किया गया है। इस बात को मैं स्वीकारता हूँ और भारी मन से स्वीकारता हूँ। उसमें बहुत सारे एंगल हैं, जैसे गवर्नमेंट का 18% का GST लगना, शिक्षा की व्यवस्था में ये कहीं ना कहीं से दिल को दुखाता है और मन को तकलीफ देता है कि गरीब मेधावी छात्र अगर होंगे वो कैसे पढ़ाई करेंगे और किस लेवल पे जाएंगे जब 18% GST देना है। क्योंकि शिक्षक हमारे यहाँ महंगे होते हैं, व्यवस्था महंगी होती है, इसलिए पैसे भी ज़्यादा लगता है। लेकिन
फिर भी इतने पैसे जरूर गार्जियन देने के लिए, अभिभावक देने के लिए तैयार है जितना में वो सक्षम भी है और बच्चों का सफलता मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक तरह बात चला, कोचिंग को हम एक शिक्षा व्यवस्था से जोड़कर रखने के बजाय इसे एक बिजनेस के रूप में पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये भारी मन से मैं इसको भी स्वीकारता हूँ। शिक्षा प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, वो पूरा का पूरा सर्विसेज है। एक एक बच्चों पे ध्यान देना होता है, उसके मार्क्स को लेकर, उसके मनोभाव को लेकर, उसकी मानसिकता को लेकर, उसके अंदर की घबराहट को लेकर, जो तनाव चल रहे हैं, इन सारी बातों का ध्यान रखने के लिए आप अपनी क्षमता के अनुसार ही अपने बच्चों को रख सकते हैं। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते प्रोडक्ट, जैसे कि एक प्रोडक्ट का इतना तो लाख प्रोडक्ट हम बना देंगे और लाखों को हम बराबर वैल्यू दे सकते हैं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहीं पे बाजार बात शुरू हुआ। जो आपने क्वेश्चन पूछा, मतलब कारोबारी जो लोग जाने लगे कि भाई विपिन सर कारोबारी हो गए, खान सर कारोबारी हो गए, नहीं बड़े बड़े एलएल वाले सब कारोबारी हो गए। कारोबारी शब्द क्यों जुड़ा है शिक्षा में? इस पर मुझे जानना है कि ये कारोबारी शब्द आपको पचोटता है कि लोग आपको कारोबारी करने लगे? कभी कभी ऐसा तो सुनने को जरूर मिलता है, लेकिन ठीक है, विवाद होंगे। आप अच्छा जब काम करेंगे तो विवाद होंगे, और कुछ बातें तथ्य के साथ भी है। कारोबारी कहीं ना कहीं तो हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट तो बन रहा है और बच्चों को जो चीजें मिलनी चाहिए उसमें कमी कर रही है। यहाँ एक बात मैं शिक्षक के नाते बताना चाहूँगा। मैं एक शिक्षक हूँ और मेरी सोच होनी चाहिए शिक्षक के रूप में ही एक भूमिका रहना चाहिए। जब शिक्षक से बढ़कर ज्यादा अपने आप को पोर्ट्रे करना शुरू करता है, बगैर नाम लिए हुए मैं कुछ कहना चाहूँगा, सेलिब्रिटी वाला जो आ गया है, हम सेलिब्रिटी बच्चों के बीच में हैं, हम सोसाइटी के बीच में हैं, हम पॉलिटिशियंस के बीच में हैं, हम पूरे देश में सेलिब्रिटी बनने का जो मौका दिया किसने दिया? स्टूडेंट ने। तो उनके प्रति मेरा समर्पण भाव होना चाहिए, उनके प्रति एक आस्था होना चाहिए, उस बच्चों के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी घटना या आपका छोटा सा कुछ जो भी काम करते हैं, तो बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाता है। आप शिक्षक हैं, हम समझते हैं कि हर एक स्टूडेंट अपने माता पिता के आदर्श स्वरूप को जरूर स्वीकारता है, लेकिन उससे ज्यादा वैल्यू हमेशा शिक्षक। लेकिन सर बिहार में जो अधिकांश पेरेंट्स हैं गाना गाने लगे हैं, कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं, इसीलिए हम चुप रहते हैं। मतलब चुप है लोग, खामोश है लोग। बच्चों के आंखों में एक फ्यूचर है और ये फ्यूचरिस्टिक जो अपना कैरेक्टर होना चाहिए वो रियलिस्टिक के साथ साथ अब जो है कमर्शलाइज हो चुका है। तो जो हम लोग एक याद होगा 1974 में हमारा जेपी आंदोलन हुआ था, उसमें एक नारा था कि राष्ट्रपति की का बेटा हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। ये समान शिक्षा पर विपिन सर क्या कर रहे हैं बिहार में, वो जानना है। समान शिक्षा सबका अधिकार है और ये शुरुआत होनी चाहिए सरकार की। बिल्कुल, सरकार एक विधि व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद और बहुत अच्छी क्वालिटी अगर प्रोवाइड करे तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोचिंग की रिलेवेंसी नहीं है और जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ में कुछ कमी है, उस कमी को दूर करने का एक व्यवस्था स्थापित किया गया है कोचिंग की तरफ से। हम समान शिक्षा की अगर बात करें तो निश्चित रूप से ये जरूरत है। यहाँ पर सरकार से एक दो निवेदन किया जा सकता है, जो अक्सर हमने कई प्लेटफॉर्म पे जिक्र किया है। 18% के जीएसटी गिराफ जैसे बिहार जैसे गरीब प्रदेश के बच्चों पे अगर सौंपा जाए तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं से नाइंसाफी है। नाइंसाफी तो आप भी कर रहे हैं यहाँ से। अब आप कह रहे हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे, कोचिंग जरूरत नहीं पड़े। आपने तो अपने फेज में सब कुछ देख लिया है, अब जो नई पीढ़ी कोचिंग की हो जाएंगे वो क्या करेंगे? यदि सरकार की व्यवस्था अच्छी होगा, मैं जैसे आपने कहा कि समान शिक्षा नहीं पा पाते हैं क्योंकि कोचिंग का फी ज्यादा है, स्कूल का फी कम कर दीजिए ना फिर। तो कम कहाँ से होगा? 18% का जीएसटी घटा दे। योग्य शिक्षक जो हमारे पास आते हैं उनको तो पैसा देने में कमी कर नहीं सकते हैं। वो उन्होंने बहुत अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज को करने के बाद अपनी बड़ी नौकरी को छोड़ कर वो हमारे पास कोचिंग में है। या फिर दूसरा स्वरूप ये कह सकते हैं कि जिन्होंने, जिस शिक्षक ने लगातार तपस्या की, मेहनत किया, अब उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इस लेवल पे कॉस्टली हो गया है, तो वैसे टीचर से पढ़ाना थोड़ा मुश्किल तो जरूर होता है। यहाँ पर सर एक सवाल है, इसलिए है क्योंकि मैं मुझे लगता है भाई एक स्टूडेंट को आप लोग प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं, कभी बेच देते हैं, कभी वो बेच देते हैं। अखबार के पहले पन्ने पर जो है एक ही प्रोडक्ट 4 जगह बेच जाता है। ये जो खेल है जिसको लोग कहते हैं आहत होकर के कह जाते हैं, ये देखो ना कितना नीचेगा, कहाँ नीचेगा, ये शब्द आते हैं। बिल्कुल रिस्पेक्ट की आप बहुत अच्छा कर रहे हैं बिहार में, और मैं आपको बहुत वर्षों से जानता हूँ। ये जो मानसिकता है, जो सच्चाई है, जो सच्चाई है उसे छुपा नहीं सकते और ये सचमुच में सच्चाई है। मैंने एक शब्द एक लाइन में बोला था, एक शिक्षक को शिक्षक की भूमिका में होनी चाहिए। इसका पूरा मतलब है कि उसके पास वो संस्कार होनी चाहिए, वो समझ होनी चाहिए, वो जवाबदेही होनी चाहिए।
और समाज को सही दिशा पर ले चलने के लिए आपके अंदर जो वचनबद्धता है वो हमेशा होता है। आप समाज को कौन से रास्ते ले जाते हैं तो बच्चा कहीं आया था आपको तो अच्छा रहा। एक और बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे, इसके वजह आंसर सोच सकते हैं। और चूंकि अच्छे क्वेश्चन जब आए तो थोड़ा सा टाइम में मानूंगा, क्योंकि जो गोल्ड एक हमारे यहाँ का टॉपर है, हमारे यहाँ से सबसे अच्छा रैंक है और सबसे ज्यादा रैंक जीतता है। क्यों? सोच ऐसी है। साहब देखिए, आपके पास जो रैंकर है ना, तो आपके और हमारे कारण ही उस बच्चे में क्वालिटी है और उस क्वालिटी को हम सिर्फ सेव कर रहे हैं, तब वो रैंकर बन जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस लेवल के हैं, सिर्फ उन्हें हम एक लेवल पे तराशते हैं और स्टेप अप करते हैं, तब जाके वो रैंकर बनते हैं। और रैंकर को खरीदते इसलिए लोग हैं क्योंकि उसी से उनकी बाजार चलने वाली है। मैंने रैंकर के पीछे अपने आप को कभी नहीं छोड़ा। मेरे यहाँ संख्या की बात की जाती है। हमारा तो व्हाइट कोट रिवोल्यूशन है जो 2.5 साल पहले शुरू हुआ था। ऐसे बिहार के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डॉक्टर बनाए, हम रैंकर के पीछे भागते नहीं। लेकिन अब क्यों छापते हैं, इसके कारण मैं बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट हमारे यहाँ से कोर्स किया, किन्हीं के यहाँ से ऑनलाइन कर लिया और कहीं पे जाकर टेस्ट किया। अब तीनों अपने अपने दावे करेंगे, तीनों अपने अपने दावे प्रोडक्ट भी था। लेकिन ये यही जेन्युइन है, यहाँ तक नहीं चलेगा। लेकिन उस छात्र से अगर पूछिएगा कि उन्हें सबसे ज्यादा कहाँ फायदा होगा, तब वो छात्र साथ ईमानदार होंगे तो बताएंगे। लेकिन दूसरे तरफ जब उनके अच्छे रैंक पे लाखों और करोड़ों में उसकी आकलन लगाया जाए, उसको कीमत लगाया जाए, तो हर इंसान कहीं ना कहीं लगता है उसके आगे वो कहीं ना कहीं झुक जाता है। और यहीं से शुरू होता है गेम, और कोचिंग का भी गेम शुरू होता है। लोग समझ गए हैं, हाँ इनोसेंट लोग नहीं जानते हैं, इनको जानने की जरूरत है। हकीकत उस बच्चे से जो सचमुच में कहाँ पढ़ा, कितना पढ़ा। हो सकता है सब देखिए, एक कोचिंग वाले ये कहकर पूरा क्रेडिट अपने ऊपर नहीं ले सकते कि मेरे कारण रिजल्ट हुआ। उन्हीं से दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपके यहाँ संख्या कितनी थी और कितने बच्चों का रिजल्ट। बाकी बच्चों का जिनका रिजल्ट नहीं हुआ उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप प्रॉपर तो दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ। ये क्वेश्चन का जवाब शायद बहुत सटीक आपको नहीं मिलेगा। इसका चीज़ है जो प्रॉपर होते हैं उनकी वो क्वालिटी है, हम उनको संवारने का सजाने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ बच्चे प्रॉपर बन जाते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं। सबकी अपनी अपनी बातें होती है। लेकिन आज दिखता कौन है? पहला रैंक, 5वां रैंक, 10वां रैंक। सवाल ये है विपिन सर से, युवा पीढ़ी को लड़खड़ाते हुए सड़कों पर देखते हैं। एक 10 सेकंड का जो फासला हो सकता है वो 2 घंटे तक वही घूमता है। हम बात कर रहे हैं ड्रग्स, हम बात कर रहे हैं मेंटल लेवल जो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है। युवा पीढ़ी जो भी कोचिंग जाते हैं, स्कूल्स कोचिंग्स और कॉलेजेस जाते हैं, वो युवा पीढ़ियां ड्रग्स के नशे में इस तरीके से है। तो आप लोगों ने तो समाज को सब कुछ दिया, शिक्षा दिया, अब ये चेतना कौन देगा और इस अभियान को आप कैसे शुरू करेंगे? क्योंकि मैं नालंदा से हूँ, तो नालंदा से शुरुआत कैसे होगी और कैसे क्या करेंगे आप? आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं। चेतना कहाँ से है, वो संस्कार कहाँ से है, वो सोच कहाँ से है? बहुत कड़ी बातें मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे डेवलप कंट्री ने सोशल मीडिया को तो आपको बैन करना पड़ेगा। बहुत कड़ी बातें हैं, सच्चाई है। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी को बैन नहीं करने जा रहा हूँ। टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, बदलाव में AI की जरूरत है, लेकिन सोशल मीडिया के बीच पेरेंट्स सब अपील कीजिए ना, जो अपने बच्चों को डाल देते हैं कि जल्दी जल्दी से मोबाइल लो, खाना खा लेगा, मेरा पीछा छोड़ेगा, मेरा पेट छूटेगा। ये अभिभावक को कहीं नहीं टॉर्चर करते हैं। तो सर, समाज के निर्माण में किसी एक कोचिंग और किसी एक स्कूल और एक शिक्षक की सिर्फ भूमिका नहीं हो सकती। समग्रता के साथ किए गए मेहनत का प्रतिफल है जब वो बच्चा बहुत अच्छा करता है। मैं अभी बोलते बोलते रुक गया था कि एक छात्र का जब सिलेक्शन होता है ना, उसमें उसके माता पिता की तपस्या है। उसमें बचपन से लेकर क्लास KG से लेकर 1-2 से लेकर 10 तक पढ़ाने वाले शिक्षक की भूमिका है। उन्होंने वैसे सवाल सजा करके हमें प्रस्तुत किया, तब हम बच्चों का रिजल्ट तक पहुँचा है। सभी बच्चों को रिजल्ट तक पहुँचाना इतना आसान नहीं होता है। फिर उसके बाद कहीं कोई छूट जाता है तो वो मेहनत करते हैं, बच्चे रास्ते को अनुकरण करते हैं, तब जाकर रिजल्ट होता है। तो मुझे लगता है कि बड़ी व्यापकता है इस क्वेश्चन के अंदर, इसका आंसर करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन जो आपने कहा यहाँ पर एक अभिभावक को, एक शिक्षक को, हमारे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को सबको मिलकर एक साथ प्रयास करना होगा। इस जो कोड है इसको कैसे रोका जाए। सोशल मीडिया
मैं आपको बताऊंगा अपने पटना के बारे में जिक्र किया कि एक घटनाएं हुई, एक सुसाइड बड़ा बहुत चर्चित सुसाइड हुआ। आपको पता है, अगर आप पता लगाएं कि आप मीडिया से हैं और बड़ी लंबी पत्रकारिता आपकी रही है और बहुत ईमानदार पत्रकारिता रही है, आपके जो गुरु हैं किसान के वो भी उसी के लिए जाने गए हैं, प्रकट रहे हैं अपने क्षेत्र में। आप यदि उस बच्ची के बारे में, मैं किसी की सिखानी में के बारे में चिंता नहीं कर रहे, लेकिन ये हकीकत नहीं है। 24 घंटे से ये ढूंढ रही थी कि सुसाइड कैसे किया जाए, बहुत पहले सुसाइड कैसे होता है। लगातार लगभग 24 घंटे उसके गूगल पे मुझे सर्च किया था उसने, और ये कहाँ से आया गूगल ने या फिर बाकी चीज़ों में जो भरोसा उस बच्चे का। बच्चा का उम्र कितना है साहब, वो 15 साल, 18 साल, 16 साल, 12 साल, ये जो टीनेजर्स हैं ना, इनके पास एनर्जी बहुत है लेकिन परिपक्वता नहीं है। इसका दिमाग का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है इतना मैच्योर नहीं हुआ है। ये सब समय के साथ मैच्योर होता है। उनकी मैच्योरिटी तक आप उसी लेवल की चीज़ें परोसिए ना। आप भी बच्चा है, बहुत छोटा है, और उसको वो सारी चीज़ें परोस दे रहे हैं जो उसके पास नहीं होना चाहिए। उसका हार्मोनल चेंज जब हो रहा है 14, 15, 16 साल की उम्र में, तब उनको वो सारी चीज़ें आपने परोस दिया जिससे वो बिगड़ सकते हैं, भटक सकते हैं, और वहीं से ड्रग्स शुरू होता है, वहीं से बारे भटकाव शुरू होते हैं, वहीं से माता पिता के बताए गए संस्कारों को वो भूलने लगते हैं, शिक्षकों का अवहेलना करते हैं, रोड पर आकर चिल्लाते हैं। ये सब कहाँ माँ ही बातें आपने कही है। समाज को सुधार करने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं, सरकार से लेकर और हमारे आपके जैसे लोग, शिक्षक, अभिभावक, सब लोगों की जरूरत है। सर, अभिभावक की जो व्यवस्था है मैं बताऊं, वो डर से अपने बच्चों को बोलते हैं। हम शिक्षक डरे हुए आज बच्चों से बात करते हैं कि कहीं हमारी बातें कड़वी हो जाए। इस मापक के साथ बात कर रहा है शिक्षक की, कहीं कड़वी न लग जाए, छत से छलांग न लगा दे। एक शिक्षक अगर इतना डर करके अपने बच्चों को संभालेगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, और हो रहा है। हम बहुत निराशावादी दृष्टिकोण नहीं रखते, आशावादी दृष्टि है, लेकिन मैं समझता हूँ ये ठीक पे पहुँच रहा है, सारी चीज़ें सामने आ रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है, बच्चे भी समझदार जो हैं वो उस लेवल को उसे ड्राइव कर रहे हैं। जब सब लोगों का समग्र सहयोग होगा, सब लोगों का प्रयास होगा, तो हो सकता है कि हम कल फिर से वो दिन देखें जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए देखा था, और हम अपने बच्चों के लिए बिल्कुल देखेंगे। और नालंदा में जिस सच्चाई और आक्रामकता से अपने बात को रखा, साथ वही रखा, मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में हम एक बेटी को ढूंढेंगे और सोचेंगे कि नालंदा से इसकी शुरुआत। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।